हेलो एवरीवन, स्टडी विद एग्रीवल में आपका स्वागत है। मैं प्रीति अधाना और मैं फिर से आज जो मैंने स्टार्ट की थी सीरीज सीएसआई नेट के लिए जो क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो बी सेक्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ जो एग्जाम होने वाला है सीएसआई नेट का, तो उसके लिए कुछ हमने सीरीज स्टार्ट की है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उनसे जो क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया है और एनालिसिस किया है और उनको एक सीरीज तैयार की है। फिर हम 15 क्वेश्चंस ला रहे हैं, क्योंकि देखो जो क्वेश्चंस है, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है तो उसमें स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं और एक लिमिट होती है। जैसे 15 क्वेश्चंस भी हम लेके आए हैं, तो हमारी एक कोशिश है कि जो एक क्वेश्चन है उससे आपको एक डीप नॉलेज मिले। 4 ऑप्शंस है तो उसके अलग अलग तरीके से आपके क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया जाए। तो चलिए आज की जो सीरीज है वो स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सच एज अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स। देखिए, जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन 3 स्ट्रक्चर्स होती है। प्राइमरी कौन कौन सी होती है? प्राइमरी, ठीक है। एक होती है सेकेंडरी, एक होती है टर्सरी, ठीक है। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होती है, अमीनो एसिड की एक सिंगल चेन होती है। अमीनो एसिड्स की क्या होती है? एक सिंगल चेन होती है। अगर मैं बात करूं प्राइमरी स्ट्रक्चर की, किसकी बात करूं? प्राइमरी, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, अमीनो एसिड्स की एक सिंगल चेन होती है। इसमें क्या होती है, ये पेप्टाइड बॉन्ड से, पेप्टाइड, इन दो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर मैं बात करूं किसकी, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, सेकेंडरी, इसमें क्या होता है, इसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड और एक क्या होता है, जो एक पेप्टाइड बॉन्ड का जो कार्बोनिल ऑक्सीजन होता है, दूसरे पेप्टाइड बॉन्ड के एमाइड हाइड्रोजन से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है, ठीक। तो उसमें अगर मैं बात करूं टर्सरी स्ट्रक्चर की, टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और उसके साथ में क्या रहता है, सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू शीट्स जो होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा बी क्या है वो सही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन बैकबोन एमाइड एंड कार्बोनिल ग्रुप्स। देखिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर से पूछ ले जाते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से पूछ ले जाते हैं और टर्सरी से। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो एक पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तो बॉन्ड भी पूछ लिया जाता है कि इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड बना है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड बना है। तो इसीलिए इससे क्वेश्चंस डीपली भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, which of the following which of the following four proteins is responsible for retrograde transport vesicles from the Golgi body apparatus back to the rough endoplasmic reticulum, जिसको क्या बोलते हैं हम, RER। इसमें पूछा है कि ऐसा कौन सा जो कोप प्रोटीन है जो कि रेस्पॉन्सिबल है। देखिए, रेट्रोग्रेड क्या होता है, रिवर्स में, बैक में। तो जैसे कोप प्रोटीन्स है, इसमें ए है कोप प्रोटीन फर्स्ट, बी है कोप सेकंड, सी है क्लैथरीन और डी है कैवोलिन। जो ये कोप प्रोटीन्स है इनका ट्रांसपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वेसिकल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जैसे गोल्गी बॉडी से आरईआर में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या फिर न्यूक्लियस से ट्रांस गोल्गी अपरेटस में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो कोप फर्स्ट होता है ये उल्टा, उल्टी की तरीके, इसलिए इसको बोला है रेट्रो एंटीग्रेट। तो ये क्या करता है, गोल्गी बॉडी से, गोल्गी बॉडी से क्या करता है, आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ को जो वेसिकल्स है उनको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। कौन सा, कोप फर्स्ट। कोप सेकंड क्या करता है, ये आरईआर से राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, इसको क्या बोलते हैं, एंटेरोग्रेड, एंटेरोग्रेड, क्या बोलते हैं, एंटेरो ग्रेड। एंटेरोग्रेड का मतलब क्या है कि राइट वे में, राइट डायरेक्शन में। तो ये क्या करता है, आरईआर से गोल्गी जो बॉडी होती है इसकी तरफ को वेसिकल्स को क्या करता है, प्रोटीन को वेसिकल्स की फॉर्म में ट्रांसफर करता है। और जो क्लैथरीन होता है, क्लैथरीन क्या करता है, ये एक एंडोसाइटोसिस की फॉर्म को का रोल प्ले करता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो हमारा जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन है। वो फर्स्ट ही होता है जो एंटेरोगेट की जो फॉर्म होती है उसके बेस पे वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है,
cycline dependent kinase regulate the cell cycle transitions. Which specific cycline CDK complex is essential for the GI to S phase transition in mammalian cells? देखिए जो साइक्लिन और सीडीके का जो कॉम्प्लेक्स होता है इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं और डेवलपमेंट में ये बहुत सेल साइकिल में अगर हम बात बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मैं बात करूं साइक्लिन साइक्लिन और सीडीके की, अगर मैं बात करती हूँ, अगर इनकी अलग बात करूं मैं सीडीके की, अगर ये अलग अलग फॉर्म में होते हैं तो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब इनका एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो ये क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यही एक तरीके से डिसाइड करते हैं कि सेल साइकिल जो सेल डिवीजन है वो होना है या नहीं होना। तो इसमें क्या है कि जिस टाइम पे जो साइक्लिन डी की अगर मैं बात करूं, साइक्लिन डी की अगर मैं बात करूं, साइक्लिन डी क्या करता है, साइक्लिन डी डिसाइड करता है कि सेल डिवीजन होना है या नहीं होना है। तो जिस टाइम पे सेल क्या होती है, ये एंटर करती है G1 फेज के मिडिल में एंटर करती है और जो ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर होते हैं उनको क्या करती है, क्रॉस करके सेल आगे जाती है। अगर जो साइक्लिन ई होता है, साइक्लिन ई क्या करता है, सेल को G1 से S फेज में ले जाता है, यानी कि रेप्लिकेशन, इस रेप्लिकेशन के लिए इसमें सेल क्या होती है, प्रिपेयर हो रही होती है। ठीक, और जो साइक्लिन ई होता ए होता है, ये क्या करता है, एस फेज को क्या करके रखता है, प्रोग्रेशन फॉर्म में रखता है, क्योंकि उसमें सेल सेल में क्या हो रहा होता है, उसके डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है। और जो साइक्लिन बी होता है, साइक्लिन बी क्या करता है, जी टू से जी टू से एम फेज में, यानी कि ये माइटोटिक फेज है, उसमें एंटर कराने के लिए, उसमें भेजने के लिए सेल को क्या करता है, ये अ, उसको हेल्प करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, इन्होंने पूछा है कि कॉम्प्लेक्स कौन सा एसेंशियल है G1 से एस फेज के में जाने के लिए, ट्रांसविजन के लिए, ट्रांजिशन के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर हमारा डी, डी हमारा करेक्ट होता है, साइक्लिन ई और सीडी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन द रोल ऑफ द सिग्मा फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज। ठीक है, इसमें देखिए ट्रांसक्रिप्शन जब हो रहा होता है, उसमें जो आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम होता है, वो उसके अंदर में कैटालिटिक एक्टिविटी तो होती है। कौन सी होती है, कैटालिटिक, एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी तो होती है, लेकिन उसके अंदर ये वाली एक्टिविटी नहीं होती कि वो रिकॉग्नाइज कर पाए कि जो डीएनए स्टैंड है या उस पे जो बेस है, उसपे जो प्रोटो ऑपरेटर है वो कहाँ पे, प्रोमोटर, सॉरी प्रोमोटर जो है, प्रोमोटर कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोमोटर कहाँ पे प्रेजेंट है, ये इसके अंदर रिकॉग्नाइज करने की जो कैपेसिटी है वो नहीं होती। इसी को पूरा करने के लिए जो सिग्मा फैक्टर होता है, जो सिग्मा फैक्टर होता है, सिग्मा फैक्टर होता है, ये क्या करता है, ये आरएनए कोर एंजाइम जो होता है उसको, प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। और किसके साथ में ये क्या करता है, आरएनए जो सिग्मा फैक्टर होता है, ये आरएनए आरएनए कोर एंजाइम के साथ में क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। इसको क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए जो सीएसआई नेट में जो बी सेक्शन है, ए तो है रीजनिंग वगैरह बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड आता है, बी सेक्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन लगते हैं। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट, उसमें भी क्या होता है कि वो क्वेश्चन डीप से, आप एक पैरा भी पढ़ेंगे तो उसमें से पता नहीं कितने क्वेश्चंस निकल सकते हैं। तो हमारे जैसे मोलिकुलर बायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, जेनेटिक्स हो गया, और इनहेरेंट मतलब, और जो अप्लाइड बायोलॉजी हो, इनसे बहुत क्वेश्चन लगते हैं। सी सेक्शन में क्या होता है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन लगते हैं। तो जब हम सी सेक्शन के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें हमें एक पैराग्राफ बेस्ड, एक एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, तो उसमें हमें जब हम पैराग्राफ्स पढ़ते हैं तो वो पता नहीं वहां से इतने क्वेश्चंस निकल, अभी देखो हम ये वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे, इसमें ही क्वेश्चन आ सकता है कि जो सिग्मा फैक्टर है और आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम है, इनकी बॉन्डिंग को क्या कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन लगते हैं। इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, ये इंश्योर करता है स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ द एंजाइम प्रमोटर सीक्वेंस, प्रमोटर सीक्वेंस से एक उसकी जो बाइंडिंग होती है, इसको क्या करता है, ये सिक्योर करता है, इंश्योर करता है। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, जैसे इनिशिएशन स्टार्ट होता है, इसको कंफर्म हो जाता है कि अब इनिशिएशन स्टार्ट हो गया, आरएनए पॉलीमरेज जो कोर एंजाइम है वो अपने उस पे प्रोमोटर पे क्या हो गया, अटैच्ड हो गया। तो ये क्या होता है, इस चीज को कंफर्म करके बाद में ये हट जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन ड्यूरिंग बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन। देखिए जो आरएनए पॉलीमरेज होता है,
अगर हम बात करें बैक्टीरिया के केस में, तो उसको इनहिबिट करने के लिए, उसकी बाइंडिंग इनहिबिट करने के लिए, उन एक्टिविटीज को इनहिबिट करने के लिए कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो क्या है, काफी वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे कि क्या हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गई। कौन सी होगी? टेट्रासाइक्लिन। ठीक। दूसरे नंबर पे क्या हो गई? क्लोरा क्लोरा एम्फिनिकॉल। ठीक है। तीसरी क्या हो गई? प्यूरोमाइसिन प्यूरा प्यूरोमाइसिन। फोर्थ नंबर पे होगी एंथेरोमाइसिन। ठीक है। तो ये चार ड्रग्स होती हैं जो रेस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसमें जो अगर मैं बात करूं टेट्रासाइक्लिन की, तो टेट्रासाइक्लिन क्या करती है? ये डीएनए में आरएनए की 30S जो सब यूनिट होती है, आरएनए पॉलीमरेज की जो, सॉरी, राइबोसोम की जो 30S सब यूनिट होती है, उसको क्या करती है? जो अमीनो एसिड टीआरएनए होता है, उसको ए साइट पे बाइंड होने से क्या कर देती है? रोक देती है। ठीक है। तो उसी टाइम पे क्या हो जाता है? उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती है। ठीक। अगर मैं बात करूं किसकी? क्लोरा एम्फिनिकॉल की। ये क्या करती है? जो बैक्टीरिया जो का राइबोसोम होता है, उसकी 50th सब यूनिट से, सब यूनिट जो होती है, उसकी जो पेप्टाइडल जो ट्रांसफरेज की जो एक्टिविटी होती है, उसको इनहिबिट कर देती है। ठीक है। जो टर्मिनेशन हो जाता है फिर। अगर मैं बात करूं किसकी? प्यूरोमाइसिन की। ये एज ए मिमिक क्या करता है? वर्क करता है। ये जो टीआरएनए होता है, बिल्कुल उसके ही जैसी इसकी एक स्ट्रक्चर होती है, तो उसकी वजह से क्या करता है कि ये जो प्रीमेच्योर जो चेन होती है, उसको क्या कर देता है? उसको टर्मिनेशन कर देता है। अगर मैं बात करूं एंथेरोमाइसिन की, एंथेरोमाइसिन क्या कहता है, क्या करता है? ये एमआरएनए के जो बाइंडिंग का के जो फैक्टर का जो बाइंडिंग जो होती है, उसके इलोंगेशन फैक्टर को क्या कर देता है? ये ट्रांसलोकेट कर देता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? क्योंकि इसमें पूछा टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, तो ये क्या करता है? इट बाइंड्स टू द 30S सब यूनिट एंड ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ एन एमिनो एसाइल टीआरएनए। क्योंकि जब ये ए साइड पे बाइंड हो जाता है, एमिनो एसाइल जो ट्रांसफरेज जो टीआरएनए होता है, तो वो वहां पे आके बाइंड नहीं हो पाता। ठीक है। तो क्या होता है? टर्मिनेशन हो जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, the jack state signaling pathways is distinct from canonical GPCR pathways because it lacks secondary messenger. Which of the following molecules act as the downstream transcription factor in the pathways? देखिए, जैक स्टेट जो पाथवेज होता है बहुत इंपॉर्टेंट, और मेनली किसके लिए काम करता है? साइटोकाइनिन और जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, उनको डायरेक्ट न्यूक्लियस में लाने के लिए, जिससे कि सेल को पता चले, उसमें जाकर डीएनए को जो इन्फॉर्मेशन मिले कि सेल डेथ होनी है या उस मतलब और अदर एक्टिविटीज होनी है। तो इसमें क्या होता है? इस सिग्नलिंग को जो कलेक्ट करता है वो स्टेट करता है, और वो डायरेक्ट क्या करता है कि इनको सेलुलर से डायरेक्ट न्यूक्लियस में लेके आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? करेक्ट होता है। ये पाथवेज बहुत बड़े हैं और इनसे क्वेश्चन भी लगते हैं, इसलिए इनको एक सिंगल सिंगल इनके कॉन्सेप्ट से लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच टाइप ऑफ सेल जंक्शन provides mechanical stability to epithelial tissues by anchoring the intermediate filament of adjacent cells together। देखिए, जो जंक्शंस है, टाइट जंक्शन हुआ, गैप जंक्शन हुआ, डेस्मोसोम्स हुआ, या एडहेरेंट जंक्शन हुआ, इन पे अलग अलग क्वेश्चंस लगते हैं। जैसे कि टाइट जंक्शन है, टाइट जंक्शंस में क्या होता है कि जो दो सेल्स होती हैं, दो सेल्स के जो स्पेस होता है, उसको जो सील करने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? वर्क करता है, उसको टाइट जंक्शन करते हैं। गैप जंक्शन क्या है? गैप जंक्शन में क्या होता है? दो सेल जो होती है, उनके बीच में जो स्मॉल स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको एक्सचेंज करने में जो हेल्प करता है, वो गैप जंक्शन है। ठीक है। डेस्मोसोम्स में क्या होता है? डेस्मोसोम्स में क्या होता है? जो दो सेल्स के इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स होते हैं, एंकरिंग करने के लिए, उनको एडजस्ट करने जो होता है, वो डेस्मोसोम के थ्रू होता है। एडहेरेंस जंक्शन क्या होता है? दो सेल की जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं, उनको एडजस्ट करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए जो काम करता है, वो एडहेरेंस जंक्शन होता है। इसमें क्या बोला कि इंटरमीडिएट फिलामेंट को एडजस्ट जो सेल टुगेदर होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो वो क्या होता है? डेस्मोसोम्स होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एबिलिटी ऑफ सेल or a group of cells to respond to a specific inductive development signal from an organizer is known as। देखिए, हम सेल सिग्नलिंग पढ़ते हैं। एक सेल होती है जो इंड्यूसर होती है, वो दूसरी सेल को सिग्नल भेजती है। एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल भेजती है, तो ये कौन सी होती है? इंड्यूसर। ठीक है। और जिसको भेजती है वो रिसीवर होती है, तो उसके पास क्या होना चाहिए? एक रिसेप्टर होना चाहिए। उसको रिसीव करने के लिए क्या होना चाहिए? रिसेप्टर होना चाहिए। देखिए, जो ये क्वेश्चंस है, जैसे अभी हमने गैप जंक्शन पढ़ा, उसमें स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम, ये सारी चीज। ऐसे ही सिग्नलिंग में भी क्या होता है?
कि कुछ सिग्नलिंग कीवर्ड्स होते हैं, उनका एक अलग अलग मीनिंग्स निकलता है। तो अभी हम जैसे यहाँ देखते हैं, एक सेल है, दूसरी सेल को सिग्नल भेजती है। इंड्यूसर होती है जो रिसेप्ट जो दूसरी होती है रिसीवर, उसके पास क्या होना चाहिए, रिसेप्टर होना चाहिए। ठीक है, रिसेप्टर होना चाहिए। तो अगर इस सेल के पास रिसेप्टर है, ये सेल ने सिग्नल भेजा, इसने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। लेकिन अगर इस सेल के पास में रिसेप्टर नहीं है, तो दूसरी सेल क्या है, वो कितना भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेज ले, वो सेल क्या करेगी, उसको रिसीव नहीं कर पाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, कंपिटेंस बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन सी एलिगेंस vulvar development the anchor cell secretes the lin3 protein to induce primary vulval fate in the closest precursor cell. दिस मोड ऑफ सिग्नलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए जो सी एलिगेंस है, अगर मैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करूं तो एक ये मॉडल ऑर्गेनिज्म है, तो सी एलिगेंस से बहुत क्वेश्चंस लगते हैं। ठीक है, तो मोस्टली इसके वल्वापोर से लगते हैं। और वल्वापोर किससे रिलेटेड है, वो एक ये फर्टिलाइजेशन में बहुत मेन रोल प्ले करता है। सी एलिगेंस में अपना एक अलग पूरा टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस लगते हैं। प्रोटीन से लगता है कितनी कौन सी प्रोटीन है, कौन सी सेल्स बनने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो जैसे कि हाँ, इसमें क्या होता है कि जिस टाइम पे लिन3 प्रोटीन जो होती है, वो एक मोर्फोजन सिक्रेट करती है। ठीक, ईजीएफ सिक्रेट करती है। तो वो क्या करता है, आसपास की जो सेल्स होती हैं उनको क्या करता है, सिग्नलिंग देती है। किसके थ्रू जाता है सिग्नलिंग, डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू जाती है सिग्नलिंग। तो ये जब अगर डिफ्यूजन के थ्रू जाए तो उसको क्या बोलते हैं, जेक्स्ट्राक्राइन, पैराक्राइन। ठीक है, अगर जो सिग्नलिंग है वो बाय डिफ्यूजन हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, पैराक्राइन। अगर जो सिग्नलिंग है तो सेल के कांटेक्ट से हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, जक्स्टाक्राइन। क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हमें क्या करना होता है, अभी आपने जैसे इसमें पढ़ा, इस वाले क्वेश्चन में पढ़ा, तो वो क्या था, बाय डिफ्यूजन हुआ। जक्स्टाक्राइन में क्या होता है, दो सेल का कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। ठीक है, और ऑटोक्राइन में क्या होता है, ऑटोक्राइन में एक रिसेप्टर होता है और एक क्या इंड्यूसर होता है। इंड्यूसर सिग्नल भेजता है, रिसेप्टर उसको एक्सेप्ट करता है। और अगर मैं बात करूं एंडोक्राइन सिग्नलिंग की, एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे सिग्नल भेजे जाते हैं, दूसरी सेल के थ्रू एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो जब सी एलिगेंस में जो लिन3 प्रोटीन होता है, वो सीक्रेट, जो एंकर सेल होती है वो लिन3 प्रोटीन को सीक्रेट करती है, जो एक मोर्फोजन है। ठीक है, तो वो किसके थ्रू सिग्नल भेजते हैं, जो आसपास की सेल्स को, डिफ्यूजन के थ्रू। तो जहां पे बात आती है डिफ्यूजन की, तो वो क्या होता है, पैराक्राइन, वहां पे पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है। अगर मैं बात करूं कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व, कॉन्टैक्ट का होना जरूरी है सेल्स के, तो जक्स्टाक्राइन। और अगर मैं बात करूं कि सेल्फ सिग्नलिंग भेजती है सेल, एक इंड्यूसर होता है, रिसेप्टर को भेजता है, तो वो क्या होता है, उसको कहते हैं ऑटोक्राइन। एंडोक्राइन में क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस से सिग्नल भेजे जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट करेक्ट होता है, पैराक्राइन सिग्नलिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, which photoreceptor is primarily responsible for mediating phototropism, या इसको बोल देंगे बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट, फोटोट्रोपिज्म एंड स्टोमेटल ओपनिंग इन रिस्पॉन्स टू लाइट, ब्लू लाइट इन प्लांट्स। ऐसा कौन सा इनके अंदर फोटो रिसेप्टर है जो ब्लू लाइट को एब्जॉर्व करता है और ओपनिंग, स्टोमेटा वगैरह की जो ओपनिंग है उसको, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए, जैसे ए है फाइटोक्रोम, बी है क्रिप्टोक्रोम्स क्रिप्टोक्रोम्स, और सी है फोटोट्रोपिज्म, और डी है यूवीआरएफ। जो क्रिप्टोक्रोम होता है और फोटोट्रोपिन होता है, ये दोनों ही ब्लू लाइट को एब्जॉर्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसलिए कंफ्यूजन होता है कि इसमें से कौन सा लगाए। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर मीडिएटिंग फोटोट्रोपिज्म, यानी कि बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट। और दूसरा क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। देखिए, जिस टाइम पे जो प्लांट होता है, हाँ प्लांट होता है, ठीक है, उसमें जिस टाइम पे ब्लू लाइट आती है, कौन सी, किसी भी पार्ट पे ब्लू लाइट ब्लू लाइट पड़ती है जिस भी पार्ट पे, तो ये क्या होता है, फोटोट्रोपिज्म जो है, फोटोट्रोपिज्म जो है, ये उस पार्ट को, प्लांट के को क्या कर देता है, कर देता है। और जैसे इस पार्ट को एक्टिव कर देता है, लाइट अब्जॉर्ब होने लगती है, तो प्लांट के जो अदर स्टेम होते हैं या फिर लीव्स होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जो लाइट है इसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या करता है, जो लीफ होती हैं, प्लांट की जो लीफ होती हैं, उनके जो स्टोमेटा होते हैं, वही को तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, वाटर रिलीज करते हैं, उसको भी क्या कर देते, एक्टिव कर देता है उसको ये। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या हो जाता है, प्लांट ज्यादा से ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और वो उसकी जहां पे वो लाइट रहती है उसकी तरफ को टुवर्ड्स क्या हो जाता है, बाइंडिंग, बेंडिंग हो जाती है। लाइट की तरफ को प्लांट्स की क्या हो जाती है, बेंडिंग हो जाती है, जिससे कि प्लांट ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब
अगर मैं बात करूं क्रिप्टोक्रोम की, क्योंकि ये भी ब्लू लाइट को क्या करता है, अब्जॉर्व करता है, लेकिन ये क्या करता है, फ्लावर की टाइमिंग के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, और फ्लावर की क्या है, टाइमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं फाइटोक्रोम्स की, तो ये रेड लाइट को, फार लाइट को क्या कर फार लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यूवी आर रेट क्या होता है, ये यूवी जो रेज होती है उनको एब्जॉर्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, करेक्ट होता है। जहां फोटोट्रोपिज्म की बात आए तो ध्यान रखना कि ये क्या करता है, ब्लू लाइट को एब्जॉर्व करने में तो हेल्प करता है, उसके साथ साथ स्टोमेटा को ओपन करने में भी, क्योंकि जब तक लीफ के स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे वो लाइट को एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, in the light reaction of photosynthesis, what is the immediate source of electron that reduce the oxidized reaction center of photosystem second? ठीक है, देखिए जो फोटोसिंथेसिस होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं लाइट रिएक्शन से, डार्क रिएक्शन से, फोटोसिस्टम फर्स्ट से, सेकंड से, और उसके बीच में जब रिएक्शन चलती है तो उसमें से छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इसमें क्या होता है, जिस टाइम पे फोटोसिस्टम जो सेकंड होता है, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन को दे देता है, किसको दे देता है, फियोफाइटिन को दे देता है, तो ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जिस टाइम पे ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसमें एक सिस्टम होता है, एक सेंटर होता है, जो क्या करता है, वो कौन सा होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है, जो क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन देता है, किसका करके, वाटर का स्प्लाइट करके है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, सही होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हाट इज द मेन मैकेनिज्म ड्राइविंग द क्लोराइड शिफ्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैमबर्गर फिनोमेनन भी बोल देते हैं, अक्रॉस द रेड ब्लड सेल्स मेम्ब्रेन इन सिस्टमेटिक टिश्यू। ठीक है, देखिए जो सिस्टमेटिक टिश्यूज होते हैं, जिस टाइम पे उनमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, तो क्या होता है, जो CO2 होती है वो जनरेट होती है। जब CO2 जनरेट होती है तो वो किस में चली जाती है, आरबीसीज में चली जाती है, रेड ब्लड सेल में चली जाती है। जब वो रेड ब्लड सेल में चली जाती है तो वो किस चीज, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, किसमें ब्रेकडाउन हो जाता है उसका, हाइड्रोजन आयन में, और किसमें होता है, कार्बोनेट में, HCO3 में, कार्बोनेट में क्या हो जाता है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। अब क्या होता है, जब सेल के अंदर जो कार्बोनेट है वो बढ़ता रहता है, तो वो क्या कर जाता है, वो सेल से बाहर प्लाज्मा में एंटर कर जाता है। इस चीज को बैलेंस करने के लिए बाहर से सेल के अंदर क्लोराइड जाता है, क्या जाता है, क्लोराइड जाता है। इसी को क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस क्लोराइड शिफ्ट से क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसको हम्बर्ग फिनोमेनन भी बोलते हैं। ठीक, तो एक तरीके से सेल में कार्बोनेट का जो बैलेंस होता है, एक तरीके से उसको रेगुलेट करने के लिए ये, इसको क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है, एंटीपोर्ट एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट आउट ऑफ द सेल एंड क्लोराइड्स। और हाँ, जो मैं भी हमने मिस कर दी, जिस टाइम पे कार्बोनेट सेल के बाहर एंटर करता है तो वो वाटर के साथ प्लाज्मा में एंटर करता है, तो वाटर के साथ मिलकर क्या बना लेता है, बाइकार्बोनेट बना लेता है, बाइकार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, ठीक है, कि जिस टाइम पे कार्बोनेट है वो बाहर जाता है, सेल से बाहर प्लाज्मा में जाता है, तो वहां पे वाटर के साथ मिलकर बाइकार्बोनेट बना लेता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है, एंटीपोर्ट एक्सचेंज ऑफ बायोकार्बोनेट HCO3 out of the cell and chloride into the cell। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, a mutation in a gene changes codon from UAC to UAA stop codon, this type of point mutation is strictly classified as। देखिए जब कोई नॉर्मल, देखिए कुछ ये कोडॉन म्यूटेशंस होती हैं, मिससेंस म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन और फ्रेमशिप म्यूटेशन। म्यूटेशन से अगर क्वेश्चन आते हैं, इनसे एक एक क्वेश्चन लग जाते हैं। तो जिस टाइम पे कोई न्यूक्लियोटाइड में एक अमीनो एसिड चेंज हो जाए, रिप्लेस कर दे दूसरे अमीनो एसिड को, जैसे हम बात करते हैं सिक्कल सेल एनीमिया की, किसकी बात करते हैं हम, सिक्कल सेल एनीमिया की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड जो होता है, कौन सा होता है, ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो किसके थ्रू रिप्लेस हो जाता है, वेलिन के थ्रू, किसके थ्रू, वेलिन के थ्रू क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, किसमें, हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में। तो उससे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, मिससेंस
म्यूटेशन बोलते हैं। अगर मैं बात करूं साइलेंट म्यूटेशन की, इसमें क्या होता है, साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है, अगर कोई न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से क्या हो रिप्लेस हो जाए तो वो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता पूरे बेस पे, ठीक। और अगर मैं बात करूं नॉनसेंस म्यूटेशन की, अगर कोई नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है, अमीनो एसिड है, वो रिप्लेस हो जाए किससे, जो स्टॉप कोडॉन होते हैं, जैसे कि यूएए, यूएजी, ठीक है, या फिर यूजीए, ये हमारे तीन क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन होते हैं। अगर कोई नॉर्मल नॉर्मल जो अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड है वो किससे रिप्लेस हो जाए, स्टॉप कोडॉन से, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन, इसको बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, करेक्ट होता है, कि अगर कोई नॉर्मल जो म्यूटेशन इज जीन चेंज अ कोडॉन फ्रॉम यूएसी टू यूए, दिस टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज कॉल्ड नॉनसेंस म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन अ सिंगल सेल म्यूटेशन इन्फ्लुएंस मल्टीपल seemingly unrelated phenotypic traits in an organism, the phenomenon is known as। देखिए, जब क्या होता है, सिंगल जीन म्यूटेशन इन्फ्लुएंस करता है मल्टीपल फिनोटिपिक ट्रेट्स को, तो उसको बोलते हैं प्लियोट्रोपिक, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, करेक्ट होता है। एपिस्टेसिस क्या होता है, एपिस्टेसिस क्या होता है, जब एक जीन का एलील दूसरे जीन के एलील को क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है, तो उसको एक तरीके से हाइड कर देता है, तो उसको एपिस्टेसिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एन इकोसिस्टम experience a major disturbance such as a volcanic eruption that completely wipes out all vegetation and leaves behind a bare rock with no soil. The subsequent regrowth of a community is an example of। देखिए, जो सक्सेशन होते हैं, ठीक है, क्या कौन कौन से होते हैं, एक सेकेंडरी होता है, ऑटो होता है, प्राइमरी होता है, साइक्लिक होता है, ठीक है। तो जो प्राइमरी सक्सेशन में होता है, जिस टाइम पे वहां पे सक्सेशन से पहले ना वहाँ सॉइल थी, ना वहाँ लाइफ थी, कुछ नहीं था, उसके बाद कुछ स्टार्ट होता है, उसको प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी सक्सेशन। और अगर मैं सेकेंडरी की बात करूँ, सेकेंडरी में क्या होता है, वहां पे लाइफ हुई हुई होती है या सॉइल प्रेजेंट हुई होती है, उसके बाद में आगे उसके अंदर प्रोसेस चलते हैं। तो इसमें बोला है कि सच एज वॉल्केनिक इरप्शन दैट कंप्लीटली वाइप्स ऑल वेजिटेशन एंड लीफ, सॉइल कुछ भी वहां पे प्रेजेंट ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, करेक्ट होता है, ठीक है। तो आज के जो हमारे 15 क्वेश्चंस की जो सीरीज थी, ये कंप्लीट होती, आई होप आपको पसंद आई हो और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हो क्लियर हुए हो, ठीक है। इसी तरीके की हम सीरीज हैं लेके आएंगे, और अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कुछ टॉपिक को लेकर कोई कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करें, तो वो भी आप हमें बताते हैं। थैंक यू सो मच।